हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम साइंस का जो डे 3 है, आज हम कुछ क्वेश्चन और ज़्यादा करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे ऑल टाइप के टॉपिक मिक्स है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक से है। जितने भी टॉपिक के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो, और उसी के बेस पे अदर क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कौन सा एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, यह आपको बताना है। कौन सा एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे ज़्यादा मजबूत होता है वो बताना है। तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। यहाँ तो हम सीधे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हाँ, जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं बताती जाऊँगी आपको वीडियो में। तो कौन सा एल्कोहल हाइड्रोजन सबसे आबंध मजबूत होता है, तो जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, प्राथमिक। क्या होगा, प्राथमिक। जो प्राथमिक वाले आबंध होते हैं। और प्राथमिक एल्कोहल में क्या आते हैं, जैसे फर्स्ट तो आपको एल्कोहल कैसे पहचाना है, लास्ट में OH आता है, हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है। जैसे CH2OH, ठीक, CH3OH, इस तरह के जो एल्कोहल होते हैं। तो आपको बोलते हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का बंध मजबूत कौन सा होगा, जो प्रारंभिक वाला होता है वही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। आपका आंसर क्या होगा, प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्डिहाइड व कीटोन को भेद करने के लिए उपयोग में आने वाली अवक्रिया, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को भेद करने का मतलब यह है कि इन दोनों को अगर हमें अलग अलग करना है, डिफरेंट करना है कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो अलग अलग पहचानने के लिए कौन सी अभिक्रिया है, किस रिएक्शन के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि एल्डिहाइड और ये कीटोन है। तो आपको जो इस पढ़ा भी होगा एग्जाम में, ये जो होती है टोलेन अभिक्रिया होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करते हैं। उस अभिक्रिया का क्या नाम है, टोलेन अभिक्रिया। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ टोलेन अभिक्रिया में क्या होता है। टोलेन अभिक्रिया में होता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनको अभिकर्मक के थ्रू हटाया। अभिकर्मक क्या होता है, ये क्या होता है, इन दोनों में भेद बताता है कौन सा एल्डिहाइड है और कीटोन है। तो आपसे मेथड पूछ जाती है, वो कौन सी मेथड है, वो कौन सी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड होते हैं इनका जो प्रॉपर्टी होती है, जिससे इसमें क्या होता है, अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट। इसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड के अंदर अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और इसी की वजह से जो अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूले में लिखोगे तो क्या होगा, अमोनिया का NH3 होता है और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgCl, ठीक है। जो अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट होता है वो क्या करता है, जब हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन यानी कब इसको हीट देंगे, सनलाइट या किसी भी हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हीट करते हैं तो वो क्या करता है, सिल्वर दर्पण दे देता है आपको। एक ये जो Ag है ना, इसकी एक आपको लेयर प्राप्त हो जाती है, इसका एक मिरर जैसा दिख जाता है, जिससे पहचान में आ जाता है ये एल्डिहाइड है, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो बस आपको रिएक्शन का नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फेलिंग विलयन क्या है, ये आपको बताना है कि फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, बस आपको नाम बताना है, फेलिंग विलयन क्या होता है। तो जो अमोनियकल कॉपर सल्फेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, फेलिंग विलयन बोला जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है। आई होप आपको, अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो, अल्फा को इस तरह से डिनोट करते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल देता है, वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सादा यानी कि सिंपल। दूसरा संयुग्मी प्रोटीन, तीसरा है व्युत्पन्न और चौथा है मात्रा प्रोटीन। आपको बताना है इनमें से आंसर कौन सा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, मात्रा प्रोटीन, ठीक है। ऐसा प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, केवल कौन सा दे, अल्फा एमिनो अम्ल दे, तो उसको क्या बोलते हैं, मात्रा प्रोटीन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मात्रा प्रोटीन। आपको याद रहे आई थिंक, प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है, सिंपल। जो प्रोटीन होता है, आपको बता देती हूँ मैं थोड़ा सा, जो प्रोटीन होता है ना, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सिंपल यानी कि सादा, और दूसरा होता है संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इसको हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और थर्ड आपका होता है व्युत्पन्न यानी कि डेराइव। थर्ड आपका क्या होता है, डेराइव्ड, जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न,
ठीक। तो ये 3 टाइप होते हैं, आपको ये भी याद रहेगा कि प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। कभी ये क्वेश्चन आया तो आप लगाएंगे 3 टाइप्स होते हैं। और इनमें से कौन सा वो प्रोटीन होता है जो अल्फा एमिनो अम्ल देता है, तो वो मात्र प्रोटीन होता है। ओके, नेक्स्ट आदर्श गैस समीकरण, ये देखा होगा, ये क्वेश्चन से समझ में आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आदर्श गैस समीकरण कौन सा है, तो आदर्श गैस समीकरण कौन सा है, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, PV = nRT। यहाँ पे m लिखा है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको एग्जाम में अच्छे से क्लियरली वॉच करना है कि आंसर क्या दिया है। ऑप्शन एक दूसरे से मैच करते हुए होंगे, लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। तो आंसर क्या होगा, PV = nRT, जो कि एक आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस किसको कहा जाता है, ऐसी गैसेस जिनके अणु बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। आदर्श गैस बोला किसको जाता है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, जो इनके अणु होते हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है आदर्श गैस समीकरण। और उनके अणुओं के आयतन को नगण्य माना जाता है, क्योंकि वे इतना छोटे होते हैं तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो निग्लिजिबल माना जाता है। एक तरह से ऐसा माना जाता है कि वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, इसीलिए इनको आदर्श गैसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है PV = nRT। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और जितनी भी आदर्श गैस होती है ना, ये चार्ल्स के रूल्स को फॉलो करती हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ऊर्ध्व रूप से यानी वर्टिकली, ऊर्ध्व रूप मतलब यानी कि वर्टिकल की बात कर रहे हैं, जो सीधे जाती या फिर सीधे आ रही होती हैं, सीधी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं। उसके बाद बोला है ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, 2 सेकंड के बाद उसका, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। आपको पता है 3 इक्वेशंस होती है। अब यहाँ पर ऊपर उछाला जाए इसकी बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, स्मॉल g की बात करेंगे, ये वाला एक्सेलरेशन होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ये होगी वैल्यू। आपसे फॉर्मूला क्या होता है, V = U + AT, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये क्या होता है, ये आपका त्वरण होता है, T टाइम होता है, U क्या होता है, इनिशियल वेग, और V क्या होता है, फाइनल वेग यानी कि अंतिम वेग। तो V आपको निकालना है, क्योंकि इनिशियल वेग आपको आरंभिक वेग तो दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। A की जगह आप किसकी वैल्यू लेंगे, G की, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, तो आपको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लेना होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। उस टाइम पर आपको A नहीं दिया होता, अगर A दिया है तो A की वैल्यू रख देंगे, नहीं तो हम क्या लेंगे, स्मॉल g की वैल्यू लेंगे। तो G यानी कि 9.8, और T क्या हो जाएगा आपका टाइम, तो क्या हो जाएगा, अब क्या बोला है कि 2 सेकंड के बाद, यानी 2 सेकंड के बाद, तो पहले कितना रहा होगा टाइम, वो आपको डिफरेंस में देखना है। तो पहले का टाइम मान लो 1 है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो 2 सेकंड के बाद यानी टाइम आप 2 भी रख दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर निकाल लीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10 + 19.6, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, 29.6। लेकिन आपको क्या बताना है, 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। अगर हमने 2 सेकंड लिया है तब तो ये आ रहा है, अगर 2 सेकंड के बाद की बात करेंगे तब क्या होगा, उस टाइम पर आपको इनिशियल वेलोसिटी जो u की वैल्यू है वो 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 सेकंड बाद की बात करें हैं, तो 2 सेकंड बाद निकालेंगे तो आपका u क्या हो जाएगा 0, और v की जगह हम क्या रखेंगे, g की 9.8, और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 2, और माइनस का क्या आ जाएगा, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे अच्छे से सोल्व करके बता देती हूँ। दो सेकंड बाद का, ठीक है, कैसे निकालते हैं, यही फॉर्मूला था, V = U + AT। लेकिन क्वेश्चन में आपसे 2 सेकंड बाद का पूछा है, तो देखो आप एक टाइम कैसे निकालोगे, 2 सेकंड बाद का टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, U/G, जहाँ पे U क्या है आपका इनिशियल वेग यानी कि आरंभिक वेग, और G क्या होता है 9.8, तो ये कितना आ जाएगा 1.020 सेकेंड, यानी कि जो टाइम है इसके और इसके बीच की बात कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये तो आपका 0 हो जाएगा, और A कितना होगा 9.8, और बीच में क्या आ जाएगा 2, माइनस ये जो हमने टाइम निकाला है इसको माइनस कर दो 1.020। जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.6। अब 9.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो नीचे की तरफ तो फेंक रहे हो, उछाली जा रही तो नीचे की तरफ तो आ ही गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9.6। देखो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 2 सेकेंड अगर बोल दिया 2 सेकेंड के लिए निकालो, 2 सेकेंड के बाद का वेग पूछा है,
ठीक है, तब आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कुछ लोगों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं तो आप है ना न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण क्या है, इनमें से कौन सा आंसर होगा आपको वो बताना है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या होगा। तो जब भी हम प्राकृतिक यानी कि किसकी, नेचुरल की बात करते हैं, जितने भी नेचर्स वाले होते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, नायलॉन। अब आपके पास नायलॉन 2 हैं, ठीक है, वो सॉरी, ये नायलॉन क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। फाइबर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये किस में आता है, सिंथेटिक भी पूछा जाता है, इनमें सिंथेटिक फाइबर के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो सेलुलोज है ये क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है, ठीक है, क्योंकि ये पेड़ों में पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, ये प्राकृतिक यौगिक का उदाहरण है। सेलुलोज होता क्या है, जैसे लकड़ी हो गया, सिल्क, ऊन आदि, ये प्राकृतिक बहुलक जो हैं ये सारे होते हैं। लकड़ी भी प्राकृतिक बहुलक है, सिल्क भी, ऊन भी, ये सारे। सेलुलोज तथा इसके व्युत्पन्न औद्योगिक दृष्टिकोण में सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात निकालना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन में दिया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान जब हम निकालते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, जब ये प्रोटॉन यहाँ है इक्वल में, ये जब नीचे आ जाएगा प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1840। तो आपका आंसर नंबर सेकंड होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कैपेसिटर किस में ऊर्जा रखता है। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का नाम सुना होगा। जो कैपेसिटर होता है वो अपनी ऊर्जा को किस में रखता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, या विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना है। तो हमेशा जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, चार्ज या फिर स्थिति को संग्रहण के लिए किया जाता है, उनको एक्यूमुलेट करने के लिए किया जाता है कैपेसिटर का यूज। जैसे किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं यानी कि चार्ज देते हैं, तो उसका जो पोटेंशियल है ना वो बढ़ जाता है। तो इसके कारण जो ये पोटेंशियल का बढ़ना होता है ना, वो क्या होता है, उस चार्ज के सिमिलर होता है, उस चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। ये बोला, जितना भी वो चार्ज बढ़ेगा वो उसके बराबर होता है। तो जो कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, C/V, ठीक है, जहाँ पे C क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, कैपेसिटर कॉन्स्टेंट। और जो इसका SI मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड, ठीक है, ये याद रखना, कुछ अलग से पॉइंट है फैराड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैपेसिटर किस एरिया में, किस क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को निहित करता है, ऊर्जा को रखता है। तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, ठीक। क्या होगा, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध उपस्थित होते हैं। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें आयनिक और सहसंयोजक, जैसे ये क्या होता है, मीथेन होता है, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कौन सी आयनिक और सहसंयोजक, इनमें से जितने भी आपको यौगिक दिख रहे हैं इनमें से कौन सा है जिन दोनों बॉन्ड को बनाएगा, आयनिक भी और सहसंयोजक भी, यानी कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएगा और आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा। आपको आंसर बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा, NaOH। आंसर क्या होगा, NaOH। ये ऐसा है यौगिक जो दोनों ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसमें प्राय ये क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों भाग लेते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, आयनिक और सहसंयोजक। आयनिक बंधन क्या होता है, इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना क्या होता है, आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। सहसंयोजक यानी एक दूसरे से जो शेयर करते हैं, और ये ध्रुवीय होते हैं। जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं। और हमेशा किस अवस्था में होते हैं, लिक्विड की अवस्था में होते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये बहुत बार और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में किस अम्ल, किस एसिड का यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड,
ठीक, यहाँ पे ऑप्शन में अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, KCl, ये HNO3 है और ये है H2SO4। तो आपसे क्या पूछा है, ऑटोमोबाइल में कौन सा, हमेशा याद रखना ऑटोमोबाइल में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, याद रखिएगा। किस में यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में सल्फ्यूरिक एसिड। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप का मान्यता सामान्यतः किससे बनाई जाती है। जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है वो किससे बनाई जाती है, वो आपको आंसर बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है। आपको पता होगा जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। कभी इसका फुल फॉर्म भी आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो आपको बताना है जो आईसी चिप होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक एनालॉग होती है, एक डिजिटल। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। इसके आईसी चिप के क्वेश्चन में पूछा है ये किससे बनाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आईसी चिप जो होती हैं वो जो सामान्यतः जो नॉर्मली आईसी चिप बनाई जाती है वो किसकी होती हैं, सिलिकॉन की होती हैं। इसको हम सिंबॉलिक में कैसे लिखते हैं, SI। ठीक, नेक्स्ट, एक रेडियो स्टेशन 819 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है तो रेडियो की तरंग दैर्घ्य होगी, यानी कि वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी निकालनी है, अगर एक रेडियो स्टेशन कितना हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, ठीक है, 819 है, इतने पे वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना उतने पर प्रसारित होती है। तो आपको बताना है उस टाइम पर जो इसकी तरंग दैर्घ्य होगी, जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता होगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेवलेंथ निकालनी तो वो क्या होता है, C अपॉन में क्या होता है, C अपॉन में क्या आ जाएगा, N, जहाँ पे N क्या होगा, N क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, N क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, और C क्या होगी, C क्या होगी, लाइट की स्पीड। ठीक है, लाइट की स्पीड, तो आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, और नीचे क्या दिया है, किलो हर्ट्ज में दिया है 819। तो किलो हर्ट्ज को चेंज करने के लिए क्या करोगे, 10⁻³ × हर्ट्ज। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.66 × 10⁻² मीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आए। बस ये फॉर्मूला रखना है, वैल्यू कुछ भी दी हो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जब किसकी बात करेंगे, वेवलेंथ की बात करेंगे, या आपसे क्या पूछ लें, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यानी N आपको निकालना रहेगा, तब आपको क्या दिया रहेगा, वेवलेंथ दिया रहेगा। नेक्स्ट, H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, यह आपको बताना है। जब फ़ारेनहाइट में तापमान दिया हो तो उस टाइम पर जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C/5 = F-32/9, इससे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से निकाल लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 39.2 फ़ारेनहाइट। ठीक, क्या आ जाएगा, 39.2 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता। शुद्ध जो जल होता है वो विद्युत का संवहन यानी कि उसमें जो कंडक्शन होता है, जो चालन होता है वो नहीं करता है। आपको पता है शुद्ध जल को क्या बोला जाता है, विद्युत का कुछ अलग बोला जाता है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न बताना है कि उसका रीज़न क्या होगा, उदासीन होगा या वास्तविक रूप से विघटित हो गया, ये करीब करीब आयनिक होता है या फिर पूरी तरह आयनिक होता है। तो करंट कब नहीं लगेगा, जब वो कैसा होगा, उदासीन होगा। सिंपल सा आंसर है, कैसा होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का H2O, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होंगे, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद जब हम इसको उबालते हैं तो क्या होता है, सफ़ेद रंग की लेयर कभी कभी देखा होगा कि जम जाती है, पानी के अंदर रखते हो किसी भी बर्तन में, तो वो क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको शुद्धिकरण के लिए हम क्या करते हैं, परमैंगनेट या फिर क्लोरीन गैस या फिर पोटासियम का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है जो जल का शुद्धिकरण होता है वो किससे किया जाता है, तो क्लोरीन का से भी कर सकते हैं, पोटासियम से भी कर सकते हो, यानी जो फुटकिरी होती है उससे भी कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल, फॉर्मूला आपके सामने है, आपको आंसर बताना है।
तो किसी गैसीय माध्यम में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, जहाँ पे आपका ये लैम्डा है, ठीक है, ये क्या है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? इसको लैम्डा पढ़ते हैं जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है लैम्डा की? 1.41। और जो पी होगा यहाँ पर, उस पी की वैल्यू क्या लेंगे हमेशा? 1.013 इंटू 10⁵ किस में आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? प्रेशर। और प्रेशर की एसआई यूनिट याद रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। पास्कल यूनिट होती है, लेकिन पास्कल एसआई यूनिट नहीं है, तो याद रखिएगा एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक एरिया के अंदर जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं वही हमारा क्या होता है? प्रेशर होता है। जहाँ पे डी क्या होता है? डेंसिटी। डी क्या होगा? डेंसिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिए कौन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा पी अपॉन में डी, जिसमें अंडर रूट के माध्यम से लिखा जाएगा। लोहे की चादर पर कौन सी धातु सबसे अच्छी सुरक्षित होती है? जब हम लोहे की बात करते हैं तो उसमें कौन सी, जैसे लोहे में आपको पता है रस्टिंग होती है, यानी जंग लगती है। जंग कब लगती है? जब उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है ब्राउन कलर की, जिसको धीरे धीरे वो लोहे को क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है। बहुत ज़्यादा सॉलिड से वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल टाइप में बना देती है, जो आसानी से टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसको सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं? लेयर करते हैं, कोटिंग की जाती है। तो आपको बताना इनमें से किसकी लेयर करेंगे जो ज़्यादा सूटेबल होगी, जो ज़्यादा दिन तक लॉन्ग टाइम तक लोहे को सुरक्षित रख पाएगी। इनमें से कौन सा आंसर होगा वो बताना है आपको। तो चलिए जल्दी से बताइए। तो आई होप सबको पता होगा, जिंक है ना, इसको क्या बोलते हैं? जिंक। जो सबसे ज़्यादा आवरण की तरह काम करता है, सुरक्षित काम करता है लोहे की लेयर पर, जिससे वो जंग लगने से बच जाता है। क्योंकि जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। और आपको बताना है जो जंग लगता है ना, वो कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक। कभी पूछता है एग्जाम में कि लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? क्योंकि रासायनिक। क्यों रासायनिक होगी अभी आपको बताया, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके होती है, ठीक है। और फेरसफोरिक ऑक्साइड भी होता है, जब लोहे से जंग बन जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फेरसफोरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसलिए हम उसको सुरक्षित करने के लिए, ताकि लोहा बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अच्छे से रहे, उस पर जंग ना लगे, उस पर हम क्या करते हैं? ऑयलिंग भी करते हैं, ग्लिशनिंग भी करते हैं, लेकिन लेयर किसकी चढ़ाई जाती है? जिंक की, जिससे हम ज़्यादा दिन तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट, लवण विलयन का पीओएच मान, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लवण विलयन का पीओएच मान कितना है? 6 है। तो आपको उसकी पीएच वैल्यू बतानी है, ठीक। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। हमेशा याद रखना, जो पीओएच होता है ना और प्लस जो पीएच होता है उसका फॉर्मूला होता है 14। ये 14 क्या है आपको पता है? 10 से लेके 14 जो वैल्यू होती है ये हमारे पीएच पैमाने पर होती है। बीच में क्या आता है? 7। ये क्या होता है? न्यूट्रल की कंडीशन होती है, यानी कि उदासीन की, ठीक है। किसकी होती है? उदासीन की। 0 से लेके जो 7 के बीच में होता है वो होता है हमारा एसिड, यानी कि अम्ल। अगर पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो वो कैसी होगी? अम्लीय होगी, एसिडिक होगी। और 7 से लेके 14 के बीच में क्या होगा? क्षार, यानी कि बेस, ठीक। और जब 7 की बात करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। एग्जाम्पल वाटर। और वाटर कैसा हो? प्योर हो तब, ठीक, जब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, बस आपको 6 दिया हुआ है और 6 यहाँ पे रख दोगे तो आपकी पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा गया तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। पीओएच प्लस पीएच इक्वल टू 14। कौन सा कोलाइडल विलयन बनाता है? इनमें से कौन सा है जो कोलाइडल विलयन बनाता है? आपको आंसर बताना है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या होगा? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो क्या बनाता है? कोलाइडल विलयन बनाता है। किसमें? जल में, है ना, जल में बनाता है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्टार्च का रासायनिक सूत्र। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको बताना है स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जल्दी बताइए। स्टार्च का रासायनिक सूत्र, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, बेकिंग सोडा का, धावन सोडा का, लफिंग गैस का जो N2 होता है, लाल सिंदूर का यानी लेड पेरोक्साइड बोलते हैं, Pb3O4 होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है स्टार्च का, तो जो स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H10O4,
5, ठीक है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे कार्बन 6, हाइड्रोजन 10 एंड ऑक्सीजन 5 होते हैं वो स्टार्च। और स्टार्च का जो व्यापारिक नाम होता है वो क्या होता है, ये कॉमर्शियल नेम है। जो स्टार्च है ना, आपको याद रखना ये कैसा नाम है, एक कॉमर्शियल नेम है, व्यापारिक नाम है जो कॉमर्शियल की फील्ड में यूज किया जाता है स्टार्च को। तो ये किस टाइप का नाम है, कॉमर्शियल नेम। ये वाला कौन सा होगा, केमिकल नेम, ठीक। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, केमिकल कंपाउंड, इनको मंड होता है, इनमें क्या होता है, मंड होता है, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और वीडियो को लाइक ज़रूर